हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम जोन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित साहू, असिस्टेंट सिग्नल, मुंबई में कल्याण जंक्शन पर ग्रुप डी में कार्य करते हुए हमको 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और 2019 की भर्ती के थ्रू हमने 2023 में ज्वाइन किया था। और 2023 में ज्वाइन करने के बाद दो इंक्रीमेंट भी लग चुके हैं। पहले हमने 18,000 जो है बेसिक पे ज्वाइन किया था, और एक जो लगा था इंक्रीमेंट तो 18,500, और उसके बाद में 19,100 रुपये अभी बेसिक पे हो गया है। तो अभी जो हाल ही में ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, लगभग 32,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। तो उसके विषय पे अपन चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो मैंने किस तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, और किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी इस एग्ज़ाम की करना चाहिए। और मेरे जो कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा थे। यहाँ की जो मुंबई जोन की जो कट ऑफ गई थी 58 गई थी ओबीसी की, और मेरे जो मार्क्स थे वो 78 थे। तो 20 मार्क्स ज़्यादा मेरे थे। तो वही मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, क्या परफेक्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये उसका आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, फुल CN, है ना, 08/2024। तो जिसके जो एग्जामिनेशन की ओपनिंग डेट आप देख सकते हैं 22-23 तारीख से इसका ओपन हुआ था, और लगभग 1 महीने तक चलता है इसका, है ना, एग्ज़ाम फॉर्म डालना। तो अभी आप देख लीजिए जल्दी से जल्दी, जिसने भी फॉर्म नहीं भरा, और कौन सा जोन आपको चुनना है वो भी अच्छे से जोन चुनिए। मतलब कोई कोई बहुत ज़्यादा दूर से भर देता है ज़्यादा वैकेंसी के चक्कर में। तो ऐसा मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि यदि आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपकी तैयारी उतनी लेवल की ठीक नहीं हो पाएगी, आपको लगता है, तो फिर आप दूर से भर सकते हैं ज़्यादा वैकेंसी देख के भी। हालांकि उतने ज़्यादा मार्क्स का अंतर आता नहीं है, कट ऑफ में लगभग 2-4 नंबर का ही अंतर आता है। इसलिए अपने पास निकटतम जोन में यदि वैकेंसी है पर्याप्त, है ना, तो वही से फॉर्म भरिए। और यदि आप दूर जाने में इंटरेस्टेड हो, अच्छा लगता है आपको जहाँ पे, तो आप भर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज घर के पास जितना ज़्यादा घर के पास मिलता है, और ग्रुप डी की जॉब है तो इसके लिए जितने घर के पास मिले उतना ठीक है ना। तो फॉर्म आप भर दीजिए, और पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भी अच्छे से देख लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। कौन सी मैं भी इसमें देखूंगा, आएगा नीचे नोटिफिकेशन में तो बताता हूँ। तो जो 18,000 बेसिक पे इसमें बता रहे हैं ना, 7th पे कमीशन, और अब तो 8th पे कमीशन शुरू होने वाला है 1 जनवरी 2026 से। तो जो अभी जो सैलरी मिल रही है, जैसे मुझे मान लो 37,000 रुपये अभी लगभग मिल रहे हैं, 37। और यदि आप ग्रॉस बोले तो 40 के प्लस हो जाता है। तो नेट पे मेरा 37 के आसपास अभी मिल रहा है। और यही अपना 8th पे कमीशन के बाद लगभग 50 प्लस तो हो ही जाएगा कम से कम। और फिर ज़्यादा जितना होता है वो आगे देखेंगे। तो इसके आप देख सकते हैं एज क्वालिफिकेशन, है ना, एज जो अपनी 18 से 36 ईयर की होना चाहिए। और 1/1/2025 पे आपकी मांग रहे हैं। ये सब आप नोटिफिकेशन में देख ही सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में क्या इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो पेज तो है बहुत ज़्यादा, एक मिनट। तो ये इसका आप मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं। यदि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, समझ रहे हैं, यदि आपको चश्मा नहीं लगा है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फिट हो, तो कोशिश करिए कि पॉइंट्समैन का पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस पे दें, क्योंकि वो अच्छा पोस्ट भी है, उसमें प्रमोशन वगैरह भी जल्दी होता है, और ज़्यादा फिजिकली वर्क नहीं रहता उसमें। तो जिसके लिए भी चश्मा नहीं लगा फर्स्ट नंबर पे, मस्त तो वही असिस्टेंट पॉइंट्समैन दो। और बाकी आप मेडिकली आप देख सकते हैं ना, सब लिखा है A2, है ना। मेरा A3 मेडिकल स्टैंडर्ड था जब मेरा मेडिकल हुआ था उस टाइम पे। B1 B2 भी है ना, C1 C2 ये भी सब है इसमें, तो आप देख ही सकते हो। मैं बोलने वाला हूँ इसमें देखो 18 से 33 ईयर नॉर्मल, है ना। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है ना इसमें कैटेगरी वाइज। तो ये आप सब देख सकते हैं इसमें। आगे आपको बताना चाहते हैं, हाँ, इसकी फॉर्म की फीस वगैरह है ना, 500-250 EBC, है ना, कुछ बैकवर्ड क्लासेस, है ना, इकोनॉमिकल व्हीकल क्लासेस, इसकी वजह से
₹250 तो ज़रूर बच जाते हैं, लेकिन इसके बाद में सर्टिफिकेट बनवाना बड़ा दिक्कत रहता है। 250 के ₹500 लग जाते हैं, इसलिए कोशिश करो ₹500 दो, मस्त आराम से टेंशन फ्री होके भरो। आगे देखिए। ओके ओके ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, ये क्या लिखा हो, हाँ इसका सबसे मेन आया अपन अब सिलेबस पे। सबसे पहले इसका आपको पैटर्न बता दें क्या इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपका इसमें सीबीटी 1 है, सीबीटी एग्जाम होगा, केवल एक ही सीबीटी होगा। हालांकि कभी बीच में पहले 2 सीबीटी की भी बात हुई थी, जिसमें बहुत सारे आंदोलन भी हुए। तो एक सीबीटी होगा, सीबीटी क्लियर किए है ना, उसकी मेरिट बनेगी, कितने गुना लेंगे ये सब आप इसमें देख लेना है ना। सीबीटी होगा, उसके बाद में सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद मेरिट बनेगी, उसके बाद पीईटी फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट आप जानते हैं कि रनिंग होती है 1 किलोमीटर की, है ना, 4 मिनट कुछ सेकंड दिए जाते हैं, है ना। तो महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, तो ये सब आप नोटिफिकेशन में देख ही लेना, है ना। फिजिकल होता है, कोई ज़्यादा टफ फिजिकल नहीं होता इसका, है ना। 35 केजी वेट उठा के भी चलना होता है, टाइम बहुत ज़्यादा पर्याप्त दिया जाता है, आराम से उठा के चलो। नेक्स्ट इसका बोलेंगे आप डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अच्छे से तैयारी करने पड़ेंगे सब, है ना। इसमें आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कॉलेज के, है ना, क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब, है ना। उसके बाद में लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना, फिजिकल हो फिजिकल लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके आई टेस्ट वगैरह दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। यदि आप चश्मे से मेडिकली फिट हैं, है ना, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें हर उसके लिए मतलब चश्मा भी लगाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी पोस्ट है वो मिलेगी यदि आपके नंबर अच्छे हैं। तो सबसे पहले नंबर आते हैं मस्त। सबसे पहले सीबीटी 1 जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा, तो एकदम सरल पैटर्न है रेलवे का, जिसमें इंग्लिश तो कभी पूछी नहीं जाती। देखो इसमें है आपका एग्जामिनेशन जो 90 मिनट का रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जनरल साइंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको हम बताएंगे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 और 25 50 हो गए। और रीजनिंग मैथ से 5 नंबर ज़्यादा, समझे, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। ओके, और लास्ट में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर का। इसमें आप ये समझ लो 10 नंबर का करंट अफेयर रहेगा, 10 से 15 नंबर का, है ना। और 5 या 7 8 नंबर के ऐसे कुछ जीके के क्वेश्चन भी डाल देते हैं, इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये, है ना। तो ये इसका एग्ज़ाम का जो है सीबीटी 1 का सिलेबस देखते हैं नीचे। तो साइंस देखो, सबसे पहले नंबर आपको बता दूं मैं, 10th लेवल का ये एग्ज़ाम है। इसमें पहले आईटीआई की बोल दिया था 2019 में कि अब बिना आईटीआई के कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता, लेकिन अभी ये सबके लिए ओपन कर दिया गया है। और आईआईटी जो आईटीआई किए हुए लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो ये सबके लिए ओपन है, 10th केवल आपने पास किया हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के वही सब आपको दिए गए हैं, देखो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएम, ये जब दुनिया भर के, है ना, ईटीसी लास्ट में, है ना। ये मैथ हो गया, रीजनिंग वगैरह में भी वही। साइंस सबसे पहले आपको बताते हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे बढ़िया, देखो मैथ। मैथ तो आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी, और वो भी स्पीड के साथ, समझे। क्योंकि जो अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए इनमें कुछ भी मैथ ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया है। अभी यहाँ तक कि जेई तक का मैंने एग्जाम देखा, सीबीटी 1 का, जो जेई का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, ये सब जो एग्जाम हुए ना, इनमें बिल्कुल लो लेवल की मैथ पूछी गई है। जबकि जो 2019 में हमने जो पेपर दिया था उसमें जो अपनी पूछी गई थी मैथ, क्या हाई लेवल की मैथ थी, मतलब उसकी कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा टफ थी, है ना। तो अभी जो उतनी ज़्यादा कठिन नहीं पूछी गई है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है। तो
सबसे बढ़िया आपको मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैथ रीजनिंग में, और 25 दूनी 50 और 5 55 नंबर की मैथ रीजनिंग हो गई, है ना। तो इन 55 नंबर में से आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, कोशिश कीजिए कि इन 55 नंबर में से मैथ रीजनिंग में से मैथ में कम से कम 25 में से आपको यदि ज़्यादा ही टफ आ जाती है तो आपको 20 नंबर लाओ तो बढ़िया है, सिलेक्शन होने का है ज़्यादा से ज़्यादा चांस, क्योंकि उतनी ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है। और रीजनिंग में आपको बोलूँ तो 30 में से आप 25 प्लस मतलब 26 27 28 इससे मैक्सिमम जितने ला सको तो अच्छी बात है। तो मैथ रीजनिंग में 55 नंबर में से आपको 50 के आसपास नंबर लाओ तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स रहेगा, है ना। उसके बाद मैथ रीजनिंग तो आपको अच्छे से अच्छा करना ही है। कोशिश करो मैथ रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा डेली डेली मॉक टेस्ट लगाओ, डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर कोई भी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, उनका एनालिसिस करो और देखो अपना कौन सा टॉपिक जो है कमज़ोर है उसके लिए आप, है ना, कोशिश करो। तो मैथ और रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, इनमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आया साइंस। साइंस आपका 25 नंबर का आना है और इसके लिए NCERT 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की, और 9th और 10th की तो बिल्कुल आप एक एक शब्द से एक एक, है ना, एग्जाम्पल एक एक उससे अच्छे से समझ के, है ना, बार बार पढ़ के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार कर लीजिए। क्योंकि साइंस में जिसने मैथ रीजनिंग तो होगी और करंट अफेयर जीके का वो ठीक है, लेकिन ये 3 जो टॉपिक हैं इनमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लिया तो आपके मैक्सिमम चांस है कि आराम से हो जाएगा आपका सिलेक्शन। क्योंकि मैथ रीजनिंग और साइंस 25 नंबर की साइंस आ रही, तो साइंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। साइंस का कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, समझ रहे, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है साइंस का, 9th 10th की विशेष करके। और यदि आप अभी जो है एग्ज़ाम को होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी एग्ज़ाम शुरू होगा, तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले नंबर 9th क्लास की शुरू कीजिए और 10th क्लास की, और मैं तो बोलूँगा सबसे पहले 6th क्लास से आप कोशिश करिए, 6th क्लास से शुरू करेंगे ना, है ना। 6th 7th और 8th इन 3 क्लास को आप पढ़ देंगे तो 9th और 10th क्लास की जो साइंस आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। मैंने जो 2019 से पहले जो एग्ज़ाम दिया था 2017-18 वाला, तो मैं मैथ रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया, करंट अफेयर में, सब चीज़ें में। लेकिन जो साइंस में साइंस में जो मेरे क्वेश्चन हुए थे बहुत ज़्यादा गलत हुए थे, है ना, और बने भी नहीं थे बहुत सारे क्वेश्चन। तो तभी मैंने सोच लिया था कि रटने वटने से कुछ नहीं होगा, साइंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली उसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और इसके लिए मैंने तुरंत ही 2018-19 में ही मैंने पूरी NCERT 6th क्लास से 10th क्लास तक की पूरी NCERT ली थी और पूरी NCERT कवर भी की थी। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये मेरी NCERT की बुक है जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक के एक एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से टिक करके क्या इसमें इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कोलाइड विलियन का है। तो ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब NCERT से, तो 6th क्लास की, 7th 8th 9th 10th तक की, और 9th और 10th की तो आपको विशेषकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ रहे साइंस। जिसमें आपको बता दो जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया है, देखो 10th क्लास में चैप्टर जो पिछली साल 2000 पिछली बार जो एग्जाम हुए थे ना उनने 9th और 10th को विशेषकर रूप से यहीं से पूरे क्वेश्चन पूछे थे। जिसमें देखो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, आम्ल क्षार लवण धातु अधातु, है ना, बिल्कुल सेम इन्हीं टॉपिक से, है ना। और विद्युत चुंबक उम्बक इधर से सारे क्वेश्चन 9th और 10th क्लास से पूछे गए थे। तो यदि अभी एग्जाम को टाइम है तो कोशिश करिए 6th क्लास से पढ़ना शुरू कीजिए और पूरा नहीं पढ़ो, केवल पूरा और समझ के पढ़ो, है ना। और जो आपको
लगता है कि एग्ज़ाम में आएँगे तो उनको आप हाइलाइट कर लीजिए 6th से 10th क्लास तक की। मैंने विशेषकर बहुत अच्छे तरीके से किया है इसको। और यदि आप इसके बारे में मेरे से पढ़ना चाहते हैं, और 2-3 साल पहले मैंने 6th से 10th क्लास तक की सीरीज़ भी शुरू की थी। हालाँकि मेरे सब्सक्राइबर वगैरह बहुत कम थे, तो लोगों ने ज़्यादा नहीं देखी, और इसकी वजह से मैंने वो बंद कर दिया था कि ज़्यादा वीडियो डालने से मतलब तो कुछ है नहीं, इससे अच्छा खुद पढ़ते हैं, है ना? तभी मेरी जॉब नहीं लगी थी, तो सोचता था कि पहले मैं पढ़ाने का काम मेरे को बहुत अच्छा लगता था शुरू से ही। तो सोचा कि जॉब अब छोड़ो, सीधा पढ़ाऊँगा बस। लेकिन सब्सक्राइबर वगैरह नहीं थे उस टाइम पे, है ना? तो मैंने सोचा कम से कम जॉब लगा लो, तो अभी मैं जॉब लगाया और अभी मुंबई में, है ना, जॉब कर रहा हूँ। ग्रुप डी का है लेकिन ठीक है ना? मेरा इंटरेस्ट है बेसिकली पढ़ाने में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। तो सबसे पहले आपको इस एग्ज़ाम के बारे में, ग्रुप डी के बारे में बता देते हैं कि जिसका भी जैसे साइंस है, साइंस के लिए तो मैं सीधा-सीधा बोलूँगा, एक-एक टॉपिक पे बात करते थे। सबसे पहले ना आपको बताते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस के बारे में सबसे बढ़िया बताता हूँ कि यदि आप पढ़ सकते हैं तो 6th क्लास से 10th तक की एनसीईआरटी पढ़िए, है ना, बहुत अच्छे से। और है ना, और यदि नहीं पढ़ पा रहे अच्छे से, तो आप नीरज शर्मा जो है ना, नीरज जांगीड़ है ना, नीरज जांगीड़ है यूट्यूब पे, है ना, उनसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो मैंने जो है पूरी एनसीईआरटी तो खुद से बहुत अच्छे से पढ़ी, और उनकी वीडियो देखता रहता था बीच बीच में, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियो भी देखता था, तो उससे प्रैक्टिस हो जाती थी। मैंने पढ़ा बेसिकली जो है सेल्फ स्टडी करके, खुद से पढ़ा एनसीईआरटी, खुद से समझ समझ के पढ़ा, है ना। ओके, तो साइंस में आपको बता दिया ये। दूसरा एक काम हो गया आपका क्या, कि ये 6th से 10th क्लास तक की आपको एनसीईआरटी पढ़ने का, और उसके बाद हो सके तो फ्री टाइम में यूट्यूब पे, है ना, नीरज शर्मा नीरज जांगीड़ का वीडियोस देखिए। और दो होने के बाद तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि उससे भी ज़्यादा यदि आप केवल ग्रुप डी पे ही फोकस कर रहे हो, तो एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, आप देख सकते हैं। ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो कि जनरल साइंस की है, और जिसमें साइंस के केवल सभी, है ना, जो रेलवे में साइंस के पूछे गए क्वेश्चंस हैं टीसीएस द्वारा हाल ही में, तो इससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, और बता रहा है कि 14,415 इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आपको इसमें क्वेश्चन याद नहीं करने का है, इसमें क्वेश्चन याद नहीं करने का कि पूरी तुम बुक रटने लग जाओ। केवल आपको बुक अच्छे से पहले नंबर एनसीईआरटी पढ़ लेने का, और उसके बाद इससे केवल प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं कि इसमें जो छपा क्वेश्चन वैसा ही का वैसा आए, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना है इस बुक से, समझे। मैंने अभी अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था, तो इस बुक में से मैंने केमिस्ट्री वेमिस्ट्री कुछ पढ़ा, लेकिन उसके बाद ये मेरी ईआई पे छूट गई, और मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए घर पे चला गया था। तो उसके बाद फिर मैं घर पे चला गया एग्ज़ाम की तैयारी करने। तो अब 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए क्या, सोच रहा था कि ऑर्डर कर दूँ, लेकिन सोचा कि वहाँ रखी है, रहने देता हूँ। पहले पढ़ी भी हुई थी। तो मैंने जो इस एग्ज़ाम में, टेक्नीशियन एग्ज़ाम में इतना स्कोर किया, साइंस में मेरे कम से कम 1-2 ही क्वेश्चन गलत हुए होंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, है ना। तो साइंस मैंने एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पहले से ही पढ़ रखी थी, है ना। तो साइंस को बहुत अच्छा क्लियर कर लीजिए, है ना। और मैथ, रीजनिंग, और ठीक है, साइंस की ये बात हो गई। मैं 3 चीज़ें बताया साइंस के लिए, कि फर्स्ट नंबर पे कि एनसीईआरटी को बिल्कुल 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार आप पढ़ना चाहें उतने बार पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी को बार-बार पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए। सेकंड में बताया साइंस के लिए ही कि नीरज सर का वीडियोस फ्री टाइम में देखिए, है ना, कोर्स वगैरह लेना तो वो भी देखिए। तीसरा मैं बताया ये जो सामान्य विज्ञान की जो वाईटीसी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इसमें सारे क्वेश्चंस, है ना, जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं 2000, है ना, 16, 17, 18, 19, 20 जब भी एग्जाम हुए रेलवे के, तो सारे रेलवे के क्वेश्चंस दिए गए इसमें, है ना, साइंस के। तो इससे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। और इस बुक को भी नहीं, आपको मैन एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। इसमें बस देखना है किस टाइप के, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकंड आते हैं अपन
मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स अपनी 25 नंबर की आनी है ना। तो मैथ में सबसे पहले नंबर होना चाहिए कि आपको मैथ किस लेवल पे आती है, आप शुरू कर रहे हैं या आप पहले से पढ़ चुके हैं। उन सब के लिए मैं बता दूं, जिसने भी अभी पढ़ा नहीं है उसको तो पहले नंबर तो कोई एक स्टैंडर्ड बुक वगैरह सबको पता है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना मैथ में, है ना, अच्छे से कर लो। उसके बाद जब सब ठीक ठाक हो जाए एक बार आप कोई बैच कर लो, है ना, या ऑफलाइन क्लास की हो, जिस भी लेवल पे आप पे बनता है, उसके बाद आप मैथ में क्या करिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैथ के लिए क्या, पूरे एग्जाम के लिए मैं बोलूँगा डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो कि अभी रिसेंटली पिछले 4-5 साल में जितने भी पेपर्स हुए, है ना, उन सब के प्रैक्टिस सेट लगाइए, है ना। तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और जिस भी टॉपिक पे आप कमज़ोर हैं तो उसको ठीक कीजिए, बार बार एनालिसिस कीजिए क्या आपसे गलतियां होती हैं। तो वही है ना। मैथ हो गया आपका, बार बार प्रैक्टिस करना, कौन से सवालों में आपको दिक्कत हो रही है ना। और मैथमेटिक्स में आपको पता ही है कि अच्छे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें मैं बता दूं आपको, रेलवे में ये सब नंबर सिस्टम, मोडमाइज, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, इन सब से बराबर आते ही हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना, मेंसुरेशन जो है ज़्यादा, ये सब तो आप ज़्यादातर बन जाते हैं। मेन रहता है यहाँ पे मेंसुरेशन तैयार करने का, है ना। और उसके बाद में जो आते थे माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सब से भी बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे एग्जाम में, है ना। तो ये आप सब कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में आप जितने भी लास्ट, मैं तो बोलूँगा लास्ट 5, 6, 7, 8 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, उनके प्रैक्टिस सेट लगाइए रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो रीजनिंग के लिए कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए, उनको करते करते आप अपने आप रीजनिंग आप सीख जाओगे, है ना। और जिस भी टॉपिक में, जैसे मान लो कोई टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़ा तो उसके बारे में ज़रूर आप वीडियोस देख सकते हो, है ना। बाकी आराम से पढ़िए। और इसके लिए मैं चाहे तो मैं कभी कभी, हालांकि मैं एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोचता हूँ बीच बीच में, और जॉब के साथ साथ ज़्यादा टाइम तो हमको मिलता नहीं है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक, 5 बजे तक हमारा ड्यूटी रहता है और 6 बजे हम फ्री हो पाते हैं, है ना। उसके बाद हम सोचते कम से कम एनटीपीसी का कुछ तैयारी करें, लेकिन हालांकि तैयारी तो ज़्यादा हो नहीं पा रही। और इसी बीच में मैंने सोचा कि ग्रुप डी का ये एक वीडियो तो कम से कम देखूँ क्या रिस्पॉन्स है क्या है ना, और आपको भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, है ना। तो इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए हमने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए बस। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैं बोलूँगा कि यदि आप बहुत अच्छे से तैयार करना चाहें करंट अफेयर पे मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप जो जोर देना ही चाहते हैं तो मैथ, रीजनिंग और साइंस पे दीजिए, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम चाहे 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, ये आपका हमेशा वही बना रहेगा। लेकिन करंट अफेयर मैंने क्या गलती की थी, हालांकि अभी तो एग्ज़ाम जल्दी जल्दी हो रहा है, हमने 2019 में तैयारी करना शुरू किया, और जो करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया ना 2019 से, और एग्ज़ाम तो हुआ 2020-21 में, 22 में हुआ, है ना। तो बस बुक्स हो गई थी करंट अफेयर की, और ज़्यादा कोई मतलब हुआ नहीं। इसलिए आपको बोलते हैं कि सबसे बढ़िया एग्ज़ाम है ना करंट अफेयर के लिए मैं बोलूँगा कि मंथली करंट अफेयर की वीडियोस आप सुनो, बार बार वीडियो सुनो, और बार बार वीडियो सुनने से आपको अपने आप से याद हो जाएगा। और मंथली करंट अफेयर्स की देखने के बाद स्पेशल करंट अफेयर्स, जैसे कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जैसे 2025 की इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, है ना, 2024 की रिसेंटली जो है अपॉइंटमेंट हो गई, है ना। और उसके बाद में जो अवार्ड मिलते हैं उससे, इन सब टॉपिक से आप पढ़िए। और बस मैं तो बोलूँगा सबसे बढ़िया कि जो इसमें क्या लिखा है सिलेबस में, क्योंकि जो भी कंपनी एग्जाम लेती है वो बस ये सिलेबस देखती है, नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दिया है बस उसी बेस पे पूछती है। तो देखते हैं अपन, तो बोला है जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं इसरो, है ना, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, और जो भी आईआईटी वगैरह है ना, जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में जो करंट अफेयर चल रहा है ना उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। स्पेशल करंट अफेयर में डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में, है ना,
उसके बाद में स्पोर्ट्स करंट अफेयर पढ़िए आप, है ना। इस साल में कौन कौन से स्पोर्ट्स हुए और किसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, है ना, ये सब आप देख सकते हैं। क्या इम्पोर्टेंट रहेगा आप खुद पहचान सकते हैं, है ना। उसके बाद में कल्चर संस्कृति के बारे में, उसके बाद में पर्सनालिटीज, इंडियन जो है इंडियंस है ना, उनने विदेशों में, है ना, इस जो है इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हुए, है ना, किस वजह से उनने क्या अच्छे काम किए, है ना, अवार्ड अवार्ड मिले, ये सब आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ने पड़ेगी, है ना, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स, है ना। और उसके बाद में पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, है ना, सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंट। तो इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स और ये सब भी आ जाते हैं इसमें, थोड़े थोड़े क्वेश्चन। लेकिन करंट अफेयर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली मैं बताऊंगा कि डेली मंथली करंट अफेयर्स का एक वीडियो सुनिए, उसको बार बार 8-10 बार सुन लीजिए, है ना। और उसके बाद हर महीने का ये सुनिए, ये तो ठीक हुआ। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद जैसे कि स्पेशल करंट अफेयर, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, स्पोर्ट्स पे, है ना, इम्पोर्टेंट बुक एंड राइटर, बुक्स एंड राइटर, ये सब अपन टॉपिक बना के, और टॉपिक आपको पता ही चल जाएंगे, है ना, यूट्यूब पे और कहीं भी देख सकते हैं कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर की स्पेशल आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। अवार्ड सेक्शन हो गया, बुक्स एंड राइटर हो गए, है ना, ग्रैंड स्लैम होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, है ना, T20 वर्ल्ड कप, अभी जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप हुए या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए, है ना। और विशेषली अभी तो जो ओलंपिक हुए ना, ओलंपिक पैरा ओलंपिक, है ना, ये सब हुए, इनके बारे में, IPL के बारे में, तो ये सब करंट अफेयर पूछे जाते हैं। हालांकि इसके लिए आप स्पीडी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि वीडियो सुनिए, फ्री टाइम में आप सुनते रहिए, उनको डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप करंट अफेयर याद हो जाता है आपको, केवल शब्द याद हो जाए अच्छे से, है ना, किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन अपॉइंटमेंट हुई, किसका क्या याद हो जाएगा। उसके बाद आराम से बाद में रिवीजन करते हुए आप उसको कर सकते हैं कंप्लीट, समझे। तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ग्रुप डी में आसानी से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है ग्रुप डी में, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और रेलवे में आप आसानी से आ सकते हैं इसके थ्रू एग्ज़ाम निकाल के। और बाकी जो NTPC वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी बढ़िया तरीके से करते रहिए। तो ये सब था इसका सिलेबस। आगे इसके पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी देखें क्या, तो देखो ये आप इसका देख सकते हैं क्या है समझे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं मेल के लिए 35 kg 2 मिनट में 100 मीटर, है ना, और 1000 मीटर दौड़ 1 किलोमीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में, है ना, क्वालिफाई करना। उसके बाद फीमेल के लिए भी आप देख सकते हैं कि 20 kg का वेट उठा के 2 मिनट में, है ना, बिना गिराए चलना, है ना, 2 मिनट में 20 kg का वेट, 100 मीटर की डिस्टेंस, ओके। और 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में गर्ल्स के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं, DB वगैरह इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, है ना। तो कास्ट वास्ट सर्टिफिकेट बस ठीक रहे, और उसके बाद में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो है ना, इसके लिए वीडियो को करते हैं अपन यहीं पे देते हैं विराम, और चैनल को प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, है ना, ताकि आपको आगे रेलवे के बारे में और ज़्यादा इस एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और यदि आप बोलते हैं तो मैं जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह सॉल्व भी करा सकता हूँ, है ना। इसके लिए मैंने अभी 2-3 महीने हो गए, तो ये वैकॉम का जो है पेन टैब भी मंगाया था, है ना, तो 3000 रुपये इसमें भी मैंने खर्च किए, है ना। हालांकि वीडियो 2-3 ही बनाए होंगे, क्योंकि मेरा भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था, तो सोचा कि उसकी तैयारी कर लेता हूँ। तो कुल मिला के 20-22 दिन तैयारी की थी मैंने उसकी, और उसमें भी मेरे 80 नंबर ही आए, है ना, 80 मार्क्स आए, ठीक है मार्क्स, लेकिन क्योंकि तैयारी तो मैं ज़्यादा पहले से कर नहीं रहा था, और पेपर बहुत ज़्यादा ईजी दे दिया था उसका, है ना। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट भी किए, और 80 मार्क्स ठीक थे, 80, है ना, लेकिन जो है वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसकी वजह से उसका कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाएगा। तो ये मैंने पेन टैब लिया था,
जिससे मैं कभी एक दो वीडियो बनाया। हालांकि अभी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन एनटीपीसी की क्या मुझे तैयारी भी करना है, टाइम मिलता है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, है ना। और मिलते हैं आगे वीडियो में। धन्यवाद।